हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ आर केमिस्ट्री। दिस इज़ भावना फ्रॉम कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। बहुत समय बाद मैं आज आपके सामने आई हूँ कुछ लेसन लेके, बट आज जो है टॉपिक मैं लेके आई हूँ, आज जो डिस्कशन मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ना ही तो वो कोई टॉपिक है स्टडी का, ठीक है, और ना ही वो कोई ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। आज जो मैं लेके आई हूँ वो आपके लिए एक यूज़फुल, मतलब ये मान लीजिए कि एक यूज़फुल डिस्कशन है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता रहता है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो नोट्स के बारे में कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे नोट्स बनाऊं मैं, या फिर ऐसे नोट्स कैसे बनाऊं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार्क्स गेन कर सकूं, या फिर उन नोट्स को मैं कैसे प्रिपेयर करूं कि लास्ट टाइम में जाकर, एग्ज़ाम टाइम में जाकर, लास्ट मोमेंट पे जाकर मैं उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकूँ, है ना। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐसे नोट्स मैं कैसे बनाऊँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, या फिर आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, या फिर आपकी स्कूल्स हैं, सब में आपको नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करवाए जाते हैं, है ना। रजिस्टर्स होते हैं आपके अपने पास, अब उनमें कॉपीज़ होती हैं, उनके अंदर आप अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते रहते हैं। बट क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जाकर, मान लीजिए जब आपके एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम के बीच में 2 दिन का मार्जिन या 3 दिन का मार्जिन या 5 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 5, स्कूल्स में 5 दिन का मार्जिन ही रहता है। अगर कॉलेजेस में हो आप लोग तो फिर आपके पास 10 दिन का, इतने भी मार्जिन रह सकते हैं। तो आपको ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं इन नोट्स को कैसे रिवाइज़ करूँ उन मार्जिन्स के अंदर। यानी कि अगर वो 5 डेज़ का, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का पेपर है, मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक का पेपर है, तो आप हमेशा ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ऑर्गेनिक को मैं, पूरी ऑर्गेनिक को अपने नोट्स के थ्रू ही कैसे रिवाइज़ करूँ कि लास्ट मोमेंट में जाकर मैं अच्छा रिजल्ट देख सकूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग पूरी क्लास में तो अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, है ना, पूरी क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं हम, बट एग्ज़ाम्स टाइम्स में जाकर हम उसका रिवाइज़ नहीं कर पाते, उसको रिवीजन नहीं कर पाते, और क्या होता है कि हम उसमें अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। क्लास में तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम में जाने के बाद मार्क्स जो है उतने नहीं आ पाते जितने हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी बात का सोल्यूशन आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि आपको नोट्स जो है, क्लासरूम नोट्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, और जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो कैसे आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे कि आपको शॉर्ट टाइम में भी आप उसको फटाफट से सारा रिवाइज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकें। तो चलिए, यही आज अपना डिस्कशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए कैसे आपको नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं मेरे द्वारा। मतलब मैंने जो कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं और मेरे जो तरीका है स्टडी का, जिसके थ्रू मैं सोचती हूँ कि आई होप कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। कोई भी वो चीज़ जो मुझे लगती है कि कुछ ऐसा मैं जानती हूँ जो कि आप लोगों को मैं बताकर आप लोगों का उसमें कुछ बेनिफिट करवा सकती हूँ, तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि वो मैं आपके सामने लेकर आती रहूँ। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। जो नोट्स आपको क्लासरूम में बनवाए जाते हैं, मीन्स जो लॉन्ग नोट्स होते हैं, जो आपके रजिस्टर्स पे बनाए जाते हैं, आपके कोचिंग सेंटर्स में बनाए जाते हैं, आपके स्कूल्स में आपसे बनवाए जाते हैं, उन नोट्स से अपना शुरुआत करते हैं। वो नोट्स आप ऐसे ही बनाते होंगे जैसे कि आपने टॉपिक डाल दिया, उसके बाद में आपने हर एक टॉपिक को ऐसे डिस्कशन करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक के नोट्स कुछ बना रखे हैं, ऑर्गेनिक की शुरुआत, GOC की शुरुआत के कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये देखिए, है ना। ऐसे ही आपने हर टॉपिक को आप, मतलब अगर वो सब टॉपिक है तो उसको अलग कलर से आप डिफ़ाइन करते हैं, अगर वो मेन टॉपिक है तो उसको अलग कलर से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेन टॉपिक, ये सब टॉपिक्स रहे, फिर यहाँ पे मेन टॉपिक्स आ गया, मैंने इसको अलग से कर दिया, फिर इसका दूसरा मेन टॉपिक आ गया, उसको मैंने अलग कर दिया। और कुछ आपके जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं, क्लासरूम क्वेश्चन जो आपको क्लासरूम में करवाए जाते हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चंस आप रेड पेन से या फिर ब्लैक पेन से उसको नीचे रिटर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में फटाफट से आपका नज़र जो है उन क्वेश्चंस पे चली जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं। उसके अलावा जो आप नोट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट लिया ओनली मिथाइल नेसेसरी, यानी कि इसमें जो है मिथाइल ग्रुप नेसेसरी होता है, ये मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया। तो आप ऐसे नोट में भी इस चीज़ को लिखते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे टेबल्स जो है उनको अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब आपको कोचिंग सेंटर्स में या आपके स्कूल्स में आपको करवाए जाते हैं। तो ये तो रहे अपने नॉर्मल जो नोट्स होते हैं अपने जो बनाते हैं वो। अब बात ये आती है कि नॉर्मल नोट्स तो हैं, अब इतने सारे नोट्स को आप एग्ज़ाम टाइम में इतने कम मार्जिन में, यानी कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, या फिर कह दीजिए ऑर्गेनिक और फिजिकल के बीच में आपके पास 1 या 2 दिन का गैप है सिर्फ, तो आप कैसे इतने कम टाइम में इतने सारे नोट्स को जो है वो रिवाइज़ कर पाएंगे। और आप इससे क्या है और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और जब तक आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, बिना रिवीजन के आप उस नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना लिखा हुआ एक बार पढ़ नहीं पा रहे, एक बार उसमें से गो थ्रू नहीं हो पा रहे हैं, तब तक आप उसको जो है रीड करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इनके शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। ये तो था आपके पास लॉन्ग नोट्स का मामला, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स का मामला बताती हूँ कि जैसे कि मेरे पास क्लास 9th देख लीजिए, क्लास 9th में आपके पास चैप्टर रहता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास चैप्टर रहता है क्लास 9th में। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसके जो नोट्स हैं आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए जैसे कि मेरे पास रहा मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का बच्चे क्लास 9th और 8th और 10th तक में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने कैसे किया है, मैंने इसको डिफ़ाइन कैसे किया है, मैंने इसको पूरी एक स्ट्रक्चर बना दी है एटम की पूरी एक स्ट्रक्चर बना दी है। उसके अंदर अगर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पूरा मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया है। और उसके साथ साथ ही फिर मैंने जैसे कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज वाला है, उन सबको ऐसे डिस्कशन में डाल दिया है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को मैंने इस सर्कल में बना के लिख दिया है। प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, वो सब मैंने इसमें लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी लिख दिया है। अब जब मुझे एग्ज़ाम में पढ़ना होगा तो मुझे वो पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये मेरे लिए एक फ्लो चार्ट सा हो गया है जो मैं फटाफट से एक बार इसमें से गो थ्रू हो जाऊँगी। मिनिमम मेरे को 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 10 मिनट लगेंगे इसको रीड करने में। और अगर यही आप थ्योरेटिकल जो अपने नोट्स होते हैं उसमें लिखेंगे तो आपको जो टाइम लगेगा वो आप मान के चलिए आपको हाफ एन आवर तो लगेगा ही लगेगा इन चीज़ों को रीड करने के लिए। अब आपको इम्पॉर्टेंट जो अपने की पॉइंट्स जो हैं उनको अपने इस चार्ट के थ्रू पूरा लिख लिया है तो आपको इसमें से 5 मिनट में आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है क्वांटम नंबर्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमेशा अपन से पूछे जाते हैं। क्लास 11th में भी पूछे जाते हैं, क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं और जेई नीट सब में अपने से क्वांटम नंबर के जो क्वेश्चंस हैं हमेशा पूछे जाते हैं। अब क्वांटम नंबर्स को आप अगर थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है ना, और आपने वो सब कुछ समझा हुआ भी होता है। बस आपको ये होता है कि आप मेन जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें से गो थ्रू हो पाए, है ना। आप गो थ्रू होने के लिए देख लीजिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने NLMS सबको यूँ एक चार्ट के थ्रू यूँ एक जो मेरा फेवरेट रहता है बबल, जैसे आप अपन छोटे होते थे तब बादल कहते थे, बादल अपन यूँ करके बनाते थे। जो मेरा फेवरेट रहता है बबल, उस बबल के थ्रू मैंने इसको बना दिया है। अब बबल में देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब अपन इसमें से जो है रीड करते हैं। उसके बाद अपन जैसे मेरे पास अगर आइसोबार्स है, आइसोटॉप्स है, मैंने क्या किया है इन सब की डेफिनेशंस लिख दी हैं इन सर्किल्स के अंदर, उनके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। मुझे इसको पढ़ने के लिए 5 मिनट्स ही लगेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर मैंने इसको पहले से अच्छा रीड कर रखा है और मुझे सिर्फ इसको रिवाइज़ करना है तो मुझे 5 मिनट्स के अंदर मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकती हूँ। आप क्या करेंगे, आप ऐसे इसको बीच में टॉपिक्स लिख लीजिए। उन टॉपिक्स के जो मान लीजिए मैंने इसमें क्या बनाया है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें सेम होते हैं वो हो गया आइसोबार, मैंने सेम लिखा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मैंने जो वर्ड्स निकाली हैं उसमें मैंने सेम लिखा है। ऐसे करके अब आप वो प्रिंसिपल अपने पास आते हैं। आप वो प्रिंसिपल्स को भी मैंने ऐसे लिख दिया, पाउली, हुंद, N+L। तो इसका मतलब ये है कि आप इन चारों टॉपिक्स को हाफ एन आवर में रिवाइज़ कर सकते हैं। और यही इन्हीं टॉपिक्स में से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने से, इनसे बाहर क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। मेन जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसी से पूछे, आपको प्रिंसिपल, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। तो क्लास 9th 8th और 10th बच्चे, जो 10th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या आता है, बोर्ड की क्लासेस रहती है। अब चूँकि उनके लिए बोर्ड होता है तो उनको मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको तो बिल्कुल ही डेट शीट जो गवर्नमेंट हमें अप्लाई करती है उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग हमें सारा जो अपन रिवीजन कम से कम टाइम में करना होता है। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए नोट्स जो हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है। बिलीव मी, अगर आप इन नोट्स को प्रिपेयर टाइम से कर लेंगे, अगर आप शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका रिवीजन हो गया है। बल्कि आप ये सोचेंगे अरे वाह कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरा रिवीजन तो आज ही ख़त्म हो गया। अब जैसे पीरियोडिक टेबल है इसकी भी मैंने ऐसे डिवाइस कर दिया है और इसकी जो ट्रिक्स हैं वो भी मैंने ऐसे लिख दी है। अब इसकी जो ट्रिक्स है एफ ब्लॉक की वो भी मैंने लिख दी है। इनके जो की पॉइंट्स हैं उनको मैंने ऐसे बबल्स में लगा दिया है। ऐसे ही आप जो पीरियोडिक टेबल में फाइंड कैसे करते ग्रुप, इस सब की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरे जो बोर्ड के ऊपर जो लेसन्स चले थे उसमें ये सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसके आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं अपने शुरू से ही ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर लें कि आपको एग्ज़ाम टाइम में जाकर कोई भी परेशानी नहीं हो। ये तो थी अपने पास जो मैंने नोट्स क्लास 8, 9, 10th के लिए जो प्रिपेयर कर रखे हैं वो। अब अपन आते हैं जो अपर क्लासेस हैं 11th 12th उनकी बात करते हैं, है ना। तो चलिए 11th 12th में क्या होता है कि हम लोगों जो नोट्स जो होते हैं वो हमारे पास
जैसे कि 11th-12th में मेरे पास एक चैप्टर रहता है अपने पास आइसोलेशंस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन। अब देखिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन के नोट्स कितने ईजिली आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। सॉरी, इम्प्योर और से प्योर और प्योर और से इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल। अब इनकी जो मेथड्स हैं वो सब मैंने यूँ उस चार्ट में जो लिख दिए हैं। अब एग्ज़ाम टाइम में अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 1 to 2 आवर्स चाहिए इस चैप्टर को रीड करने के लिए, ठीक है। 1 to 2 आवर्स आपको चाहिए। 1 आवर्स में तो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 आवर में तो आप सिर्फ रीड करेंगे, तो आपको 2 to 3 आवर्स तो पक्का ही चाहिए इसको रीड करने के लिए। बट मेरे मेथड से अगर आप इस चार्ट को बनाएंगे और इस चार्ट को अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपको 1 आवर में आप पूरा चैप्टर जो है, आइसोलेशन चैप्टर जो है, 1 आवर में पूरा जो चैप्टर है कवर कर पाएंगे। और इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो कवर कर पाएंगे। और मैंने इसमें जितने भी नीट जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली मैंने सारा मैटर जो है वो इसके अंदर लिखा है। इसके अलावा जो ओर्स की ट्रिक है, यानी कि ओर्स ऑफ जिंक की ट्रिक है, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम की ट्रिक है, ओर्स ऑफ कॉपर की ट्रिक है, ओर्स ऑफ आयरन की ट्रिक है, इन सब की ट्रिक जो है वो मैंने इसके अंदर लिखी है। यानी कि मुझे पूरा चैप्टर मैंने अपना मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 2 A4 साइज़ के पेपर लिए हैं। उन दोनों पेपर्स को आपस में मैंने यहाँ से जॉइन कर दिया है। उसके बाद में मैंने पूरा अपना चार्ट एक प्रिपेयर कर लिया है। अब आप चाहें तो अगर आपके पास इतना स्पेस है तो अपने स्टडी रूम में आप इस चार्ट को लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो आप इसको रख भी सकते हैं अपने पास, और जब भी आपको एग्ज़ाम में इसको ज़रूरत पड़े आप इसको रीड कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको इसी क्लास में, आपको अगली सभी क्लासेस में जहाँ पे भी ये टॉपिक मिलेगा तो ये आपके लिए मतलब पूरा मान लीजिए एक आपकी बुक तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप कभी भी इसका यूज़ ले सकते हैं, है ना। अब इसके अलावा मेरे पास पीछे हैं सरफेस केमिस्ट्री के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक रहता है इजी टॉपिक है बहुत, और इसमें कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्पर्स्ड फेस इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं ना। तो इसका भी मैंने क्या किया है, मैंने इसे देख लीजिए, मैंने इसका कंपैरिजन किया है फिजियोस ऑप्शन और केमियोस ऑप्शन का। उसके मैंने कोलाइड स्टेट है उनकी भी जो पूरी टेबल है वो यहाँ पे बना के रख ली है। यहाँ पे मैंने सस्पेंशन कोलाइड के तीनों का साइज़ का लिख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप मेनली उस चार्ट पे ज़रूर उतारें, क्योंकि हमें शुरू में ज़रूर याद रहता है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर लास्ट एग्जाम टाइम में जाके हम वो चीज़ें बहुत भूल जाते हैं, इसलिए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिस्पर्सन, इमल्सन का मैंने लिखा है, टिंडल इफेक्ट लिखे हैं, कोलाइड्स लिखे हैं। तो ऐसे करके आप जो है पूरे चैप्टर को उस पर जो है पूरा चैप्टर को उस पर रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि अब सेकंड मेरे पास आता है कि अपने पास चैप्टर रहता है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स अपने पास चैप्टर जो रहता है, अब इस चैप्टर के मैंने पूरे ये नोट्स देखिए जो प्रिपेयर किए हैं मैंने, है ना, जो प्रिपेयर किया मैंने। अब होगा क्या, देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है बहुत ही लेंदी चैप्टर है, आपको पता है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। बट जो फार्मूलाज जो होते हैं वो गिने चुने ही हैं इसमें, मतलब गिने चुने ही फार्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फार्मूलाज इसमें बहुत ही सीमित है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो इसके पूरे सभी फार्मूलाज जो हैं वो एक पेज पे, फार्मूलाज हो गई, थ्योरीज हो गई, लॉज हो गए, उनको आप एक पेज पे रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शंस मैंने लिख ली, फिर रेट लॉ मैंने लिख लिया कि एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन रिएक्शंस के जो मेन लॉ है वो मैंने लिख दिया, इसके रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दी है। उसके अलावा मैंने हाफ टाइम लिख दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मैंने इसमें लिख लिया है। इट मीन्स अगर एग्ज़ाम टाइम में जाकर मैं इस चार्ट को अगर एक बार पढ़ लूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बुक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम में मैं अपना रिवीजन फटाफट से कंप्लीट कर पाऊँगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स इफेक्टिंग है, ये सब हमसे यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन मैंने लिख दी है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ भी मैंने लगा दिया। तो ऐसे आप करके क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे जाकर आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो पाएंगे आप लोगों के लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहता है कि डी ब्लॉक जो रहता है, डी ब्लॉक को हम कैसे रीड करें, है ना। बच्चे क्या करते हैं, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड का ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके मैंने ट्रिक्स जो है वो मैंने अपने चैनल पे आपके लिए जो है वो दिखा दिया है ना, इसकी ट्रिक्स मैंने आपको दिखा दिया। अब मैंने ऐसे इसको नोट्स में A4 साइज़ के पेपर्स पे मैंने इनको उतार लिया है। अब देख लीजिए, मान लीजिए अपने MOT अगर पूछा जाता है तो MOT में आपको ये पता है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के साथ स्टेबिलिटी पूछी जाती है, बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है,
मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी पूछी जाती है। अब मैंने जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स जो हैं, उन सबको मैंने इस पेपर पे जो है उतार लिया है। उसके अलावा लेंथेनोल्स जो हैं वो मैंने उतार लिए हैं। इधर आ जाइए, आप देखिए कलर ऑफ आयंस। आपको पता है डी ब्लॉक में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कलर ऑफ आयंस का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, लेंथेनोल इलेक्ट्रॉनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, यानी कि जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है जो भी प्रोबेबिलिटी है मुझसे पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने इस पर प्रिपेयर कर लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास रहता है बच्चों जो ऑर्गेनिक का पोर्शन, ऑर्गेनिक का भी कुछ पोर्शन अपने पास है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन, जैसे मैंने पूरी एक विटामिन का नेम जो है, विटामिन पहले तो मैंने विटामिन के सिंबल्स, विटामिन के नेम्स, इन नेम्स की जो ट्रिक थी जो मैं अपने चैनल्स पे करवा चुकी हूँ, उस ट्रिक को मैंने ऐसे लिख लिया है। फिर मैंने एंजाइम्स की ट्रिक लिख ली है, फिर मैंने प्रोटीन्स की ट्रिक लिख ली है, और एमिनो एसिड्स की ट्रिक ये भी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को करवा चुकी हूँ, और एमिनो एसिड की ट्रिक लास्ट तक मैंने यूँ लिख ली है। इसके अलावा मेरे पास रहता है बच्चों ये जो है ईजेड नॉमेनक्लेचर मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ आप लोगों को। मैंने इसके रूल्स भी ऐसे एक पेज पे लिख लिए हैं, और फिर उसके बाद मैंने इसके कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन भी मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। ये देखिए कन्फर्मेशन मैंने लिख दी है, ये देखिए रूल सारे मैंने लिख दिए, इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख लिए हैं, कौन से रूल का कौन सा एग्जाम्पल है ये भी मैंने आर करके डाल दिया है इसमें। और नेक्स्ट में मेरे पास आता है कन्फर्मेशन एल्केन्स का, तो उसमें सोहॉर्स जो होता है, न्यूमैन जो होता है, वो भी मैंने एक पेज पे इसको जो है उतार दिया है। तो ये अपने पास एक ट्रिक रहती है बच्चों कि अपन इसको कैसे शॉर्ट टाइम में अपने नोट्स को ऐसा कैसा बनाएं कि शॉर्ट टाइम में अपन उसका रिवीजन जो है वो कर पाएँ, और अपना जो टाइम जो है वो कम से कम लगे, और बाकी जो मार्क्स जो हैं वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शंस इतनी सारी होती है कि हम लोग अक्सर उसको कंफ्यूज करते रहते हैं कि कौन सी रिएक्शन क्या थी, और उसको हम जो है इतना ब्रॉडली भी नहीं पढ़ पाते हर टाइम। मान लीजिए आपके ऑर्गेनिक के एग्ज़ाम से पहले सिर्फ आपके पास 2 डेज़ की लीव है, यानी कि आपको दो दिन आपको प्रिपरेशन लीव दी गई है, तो उसके अंदर आपको पूरी जो सारी रिएक्शंस हैं जो आपको उसके अंदर से गो थ्रू होना है। तो आपके जो लॉन्ग टर्म नोट्स हैं वो आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनके आप हर रिएक्शन को इतना नहीं डीपली पढ़ सकते, और आपको इतना टाइम भी आपके पास नहीं होता है। तो और चूँकि अपन रिवीजन नहीं कर पाते तो अपन उतने अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। तो मैंने इसमें क्या किया, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की जो रिएक्शंस है वो सब मैंने इसके अंदर पूरी एक पेज पे लिख लिया है। पूरा एक पेज मैंने ले लिया है। अब इस पूरे एक पेज के अंदर मैंने सारी रिएक्शंस लिख दी है। इधर देखिए मैंने यहाँ पे सेबेटियर सेंट्रल रिएक्शन थी, फिर मैंने इसको एल्किल हैलाइड से बनना एल्केन्स का, फिर मैंने कार्बोनिल एसिड से बनना एल्केन का, एल्डिहाइड कीटोन से बनना, और लास्ट में रिएजेंट से बनना। इन सबको मैंने क्या कि एक ही जगह पे लिख दिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप सभी रिएक्शंस को एक जगह पे लिख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड अपने पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स हैं, उनको भी मैंने ऐसे ही एक ही पेज पे लिख दिया है। देखिए एक ही पेज पे मैंने सारी रिएक्शंस जो हैं वो लिख दी हैं, है ना। तो चलिए, तो ये रिएक्शंस मैंने एक पेज पे लिख दी हैं। इसके अलावा मेरे पास रहता है बच्चों जो नेम रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा जो मेरे पास नेम रिएक्शंस जो है एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, पर्किन रिएक्शन है, नोवेंजोल रिएक्शन है। जो मतलब मीन्स जो मेरे पास जितनी भी नेम रिएक्शंस थी, जितनी भी नेम रिएक्शंस जो मेरे सिलेबस में थी, मैंने वो पूरी इस जो है इसके अंदर लिख दी है। देखिए है ना, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप अपने नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाएँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ नेम रिएक्शंस और थी, उनको भी मैंने ऐसे करके आपको मैकेनिज्म मैंने इससे एक ही रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखी है। मैकेनिज्म आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने शुरू से मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ी है तो आपको रिएक्शन देके आप उसके मैकेनिज्म अपने आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ नोट्स जो मेरे A4 साइज़ में मैंने चार्ट जो नोट्स के बनाने आपको बताए हैं, ये चार्ट आपके तभी काम आएंगे जब आप शुरू से अच्छा पढ़ चुके हैं, बट आपको जो एग्ज़ाम से पहले है सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप अपने लॉन्ग नोट से रिवीजन कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होता है बहुत कम टाइम होता है, और रिवीजन ना होने के कारण क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम में जो मार्क्स जो हैं, जो जितना हम चाहते हैं उतने नहीं आ पाते। अगर आप इन मेरे बताए हुए तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने जो रिवीजन करेंगे तो श्योरिटी है कि आपको आपके मार्क्स जो हैं वो हमेशा ही अच्छे आएंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो हमेशा शुरू से रखेंगे। आप इसी तरीके से रखेंगे तो ज़रूर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आई होप ये जो नोट्स हैं, जो मैंने आपको नोट्स बनाने के तरीके बताए हैं, ये आपको बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे।
और मैं आपके लिए ऐसे ही और तरीके लेके आती रहूँगी टाइम टाइम पर। और मैं एक बार आपको सारे जो मेरे चार्ट्स हैं उनके अंदर से गो थ्रू करवा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है। तो चलिए एक बार आपको शुरू से गो थ्रू करवा देती हूँ मैं। यहाँ थे अपन, सबसे पहले अपन ने देखा था मेटल्स नॉन मेटल्स का। देखिए ठीक है, उसके बाद इम्प्योर मेटल्स, उसके बाद मैंने आपको बताया सरफेस केमिस्ट्री का मैंने ऐसे बना लिए नोट्स। ठीक है, देन मेरे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स देखिए, आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इन जो नोट्स हैं इनकी PDF भी आप मुझसे मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, और जो नोट्स की PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ये देखिए, है ना। तो इसी तरीके से आप अपने सभी नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। होप दिस विल हेल्प यू। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।